नमस्कार। दिन में कुछ तकनीकी खराबी कारण मेरा माइक्रोफ़ोन आवाज़ नहीं कैच कर रहा था, लिहाजा मेरी सारी मेहनत दोपहर की आप तक नहीं पहुंच सकी और मैं एक बार फिर आपके बीच में अपने निर्धारित समय पर बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव दिन में मैं जो चर्चा कर रहा था मैं उसी को पुनः प्रसारित करता हूं आप सबके बीच। मैंने अपने न्यू कॉमर्स के लिए दवा बनाने के तरीकों पर चर्चा की थी। दरअसल दवा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो बनाने का तरीका है उस तरीके में नॉर्मल टेम्परेचर पर प्राकृतिक रूप से जो हमको सूर्य का प्रकाश छत पर मिलता है, लगभग 25 से 40 डिग्री तापमान पर हम पौधे के विभिन्न भागों को, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो या फूल हो, हम जिससे भी औषधि बनाना चाहते हैं वो भाग हम लेकर के एक निश्चित नाप के जल में हम लेकर के उसको सड़ाते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं और ये प्रक्रिया हम बार बार तब तक करते हैं जब तक कि उस संबंधित पौधे का अंग उसमें सड़ने से बच जाए। यानी अगर हमने पत्ती को सड़ाना शुरू किया है तो जब पत्ती जब तक सड़ती रहेगी तब तक हम बार बार पत्ती को बदलते रहेंगे और नई पत्तियां उसमें डालते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब पत्ती का सड़ना बंद हो जाएगा और पत्ती जिस रूप में हमने डाला था उसी रूप में वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन पड़ी रहेगी। तब हम ये मान लेते हैं कि हमारे इस जो जल का हमने भाग लिया था जिसमें हमने कई बार पत्ती को सड़ाया है, तो जब पत्ती का सड़ना बंद हो जाएगा तो हमारा एक मानक स्टैंडर्ड तैयार हो जाता है ड्रग स्ट्रेंथ का, जिस पे हम मान लेते हैं कि अगर हमने 1 लीटर पानी में हमने 1 किलोग्राम पत्ती को सड़ाया है, गलाया है और ये प्रक्रिया हमने 5 बार की है तो हमने 5 किलोग्राम पत्ती का उपयोग किया है। तो 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम की पत्ती के उपयोग का जो गुणनफल होगा, उसका जो अनुपात होगा, वो हम अपने फार्मेसी में आपको लिख रहे हैं, उसका तरीका आपको समझ में आ जाएगा। और फिर हम उसको D1 मान लेते हैं, यानी जो हमको ट्रांसपेरेंट क्लियर आंखों से इसके सामने दिखाई पड़ने वाला बिल्कुल साफ जल, एक गाढ़ा द्रव मिलता है 5 बार 6 बार के प्रयास के बाद, वो हमारा D1 एक्सट्रैक्ट होता है या D1 निस्त्यंदन होता है। फिर उसको हम 1:9 के रेशियो से, यानी 1 भाग हम ये D1 का एक्सट्रैक्ट लेते हैं और 9 भाग डिस्टिल वाटर लेते हैं, वो हमारा D2 बन जाता है। फिर हम उससे 1 भाग लेते हैं और 9 भाग डिस्टिल वाटर लेते हैं, वो हमारा D3 बन जाता है। RS की कोई भूमिका वास्तव में ट्रांसपेरेंट या क्लियर दवा बनाने में नहीं होती है। RS का प्रयोग हम विशेष परिस्थितियों में करने की सलाह तब देते हैं जब हमको शुद्ध रूप से डिस्टिल वाटर प्राप्त ना हो रहा हो, क्योंकि पानी को गर्म करने के बाद भी उसमें तमाम एब्रेशन आ जाते हैं, तमाम गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। तो फिर हम ये सोचते हैं कि 1 लीटर जल में लगभग 10 बूंद हम RS डाल दें, जिससे बाहरी बैक्टीरिया का या वायरस का इन्फेक्शन उस जल में या वो हमारे उस औषधि में ना होने पाए। लेकिन अगर डिस्टिल वाटर आपको शुद्ध मिल रहा है, अगर आपने डिस्टिल वाटर शुद्ध प्राप्त किया है, तो फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषध बनाने के लिए केवल और केवल डिस्टिल वाटर का ही उपयोग होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जब हमको D3 मिल जाता है, D1, D2 और D3, तो फिर आगे की जो दवाएं हैं वो हम D3 से ही तैयार करते हैं। और आगे की दवाओं के लिए हमारे कई साथियों ने लिखा है कि D4 मरीजों को देने के लिए उपयुक्त होता है, किसी ने लिखा है कि इसका 6वां डाइल्यूशन उपयुक्त होता है, किसी ने लिखा है इसका 10वां डाइल्यूशन उपयुक्त होता है। अभी मेरे पास एक पुस्तक है, ये पुस्तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सज्जन ने ये पुस्तक लिखी है और इन्होंने लिखा है डिजीज एंड डाइल्यूशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज। और इस पर इन्होंने हर दवा पर इन्होंने लिखा एंजियाटिको डाइल्यूशन A1 का, मैं इनकी भाषा पढ़ दे रहा हूँ आपको। इन्होंने लिखा फर्स्ट डाइल्यूशन कंट्रोल हाइपरटेंशन, सेकंड डाइल्यूशन कंट्रोल एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर और थर्ड डाइल्यूशन लिखे हैं इन हुपिंग कफ। फिर इन्होंने D2 के लिए लिखा फर्स्ट डाइल्यूशन हाइपरटेंशन, सेकंड डाइल्यूशन पैरालिसिस के लिए और थर्ड डाइल्यूशन इन्होंने हिस्टीरिया के लिए लिखा। अब आप बताएं, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के एक अच्छे वैज्ञानिक स्तर पर जानकार
विज्ञान के जानकार, जहाँ पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की पूरी बातों को बताते हुए फिर मैंने आपको मैटेरिया मेडिका में विभिन्न पौधों को बताया, फिर मैंने पौधों से दवा बनाने की विधि बताई, फिर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के समय मैंने आपको दवा के आसान तरीके L1, L2 और CNS बताया। लेकिन मैंने डायल्यूशन पर कभी चर्चा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों का कारण, ये पुस्तक जो ये लिख रही हैं, इनके हर दवा में 3 बार डायल्यूशन लिखा है। ऐसे इन्होंने नहीं लिखा, इसी तरीके से कम सैकड़ों लेखकों ने लिखा। अब मैं इन सैकड़ों लेखकों से एक सवाल करता हूं। पहला सवाल ये कि जब A1 फर्स्ट डायल्यूशन हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, तो उसका थर्ड डायल्यूशन हुपिंग कफ को कैसे कंट्रोल करता है? हाइपरटेंशन और हुपिंग कफ, या जिसे आप कुकर खांसी कहते हैं, दोनों का क्या संबंध है? A2 ये लिखते हैं फर्स्ट डायल्यूशन हाइपरटेंशन और थर्ड डायल्यूशन हिस्टीरिया में। हाइपरटेंशन और हिस्टीरिया का क्या संबंध है? फिर ये A3 में लिखते हैं फर्स्ट डायल्यूशन लो ब्लड प्रेशर और थर्ड डायल्यूशन लिखते हैं पॉइजनिंग ऑफ ब्लड एंड अस्थमा। यानी महान लेखक लोग बड़े महान हैं, वो लिखते हैं कि एक ही दवा का ये डायल्यूशन इस रोग में काम करता है और ये डायल्यूशन इस रोग में काम करता है। यानी अगर हम डायल्यूशन को घटाते बढ़ाते चले जाएं तो वो विभिन्न रोगों पर काम कर जाएगा। यही तो कहना हुआ ना इन किताबों का। और जब मैं इनका विरोध करता हूं, इनके बात का खंडन करता हूं, तो लोग हमारे पीछे निकल के आते हैं, जो इन लोगों के पिछलग्गू लोग हैं, या इनके पेट, जिसको कहते हैं पेट काउंसलर। इनके पेट काउंसलर इस बात को कहते हैं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को बड़ा अहंकार हो गया है अपना क्लास लेकर के। जब से वो किताब लिखने लगे हैं तब से वो रुपयों के लालची हो गए हैं। जब से वो किताब लिख रहे हैं तब से वो विज्ञापन के की उनको भूख हो गई है। या जब से वो किताब लिख रहे हैं तब से वो विभिन्न लोगों का अपमान कर रहे हैं अपने हर लेक्चर में। मेरा उद्देश्य को अपमानित करने का है, मेरा उद्देश्य न किसी को प्रमोट करने का है, मेरा उद्देश्य न किसी को हतोत्साहित करने का है। लेकिन मेरा उद्देश्य जरूर है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो भटके हुए हमारे साथी हैं, जो हमारे राही हैं, वो सही मार्ग पर, सही ट्रैक पर चल के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक नई दिशा, एक नई गति दे सकें। अगर इस तरह की किताबें बताएंगी कि फर्स्ट डायल्यूशन इस रोग में काम करता है, सेकंड डायल्यूशन इस रोग में करता है, थर्ड डायल्यूशन इस रोग में काम करता है, तो फिर जब हमको ये बताएं कि 1 लाख या 1 करोड़ रोगों की परिभाषाएं जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति बताई गई हैं, तो उनके कितने डायल्यूशन ये तैयार करेंगे? अगर डायल्यूशन पर ही रोग का नियंत्रण हो रहा है तो कितने डायल्यूशन ये तैयार करेंगे? जरा इसकी व्याख्या भी कोई लेखक कर दे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि डायल्यूशन उठा करके आप एक किनारे कर दीजिए। डायल्यूशन क्या है इसके बारे में आप जानने की इच्छा ही मत करिए। टेम्परामेंट क्या है इसके बारे में आप जानने की कोई इच्छा मत कीजिए, ना उसकी व्याख्या कीजिए और ना उसकी व्याख्या में आप पढ़िए। इसके बाद बात आती है आपकी पॉजिटिव और निगेटिव की। पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों शब्दों को से बिल्कुल बाहर कर दीजिए। ये मैं नए साथियों के लिए बात कर रहा हूं। हमारे पिछले साथी जो पिछले 6 माह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब समझ रहे हैं। नए साथियों से मेरा अनुरोध है कि डायल्यूशन, टेम्परामेंट और पॉजिटिव निगेटिव, ये तीनों की तीनों किताबों में है, उनको आप दफन कर दीजिए उन किताबों, और उन राइटर्स की न तो उन बातों को पढ़िए और न समझिए न सोचिए। अगर आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रैक्टिशनर्स बनना है, एक चिकित्सक बनना है और अपनी पहचान समाज में स्वयं बनानी है, तो निश्चित रूप से आपको स्वयं अपने सिद्धांतों को अपनाना होगा, अपने दिमाग का प्रयोग करना होगा। किसी की रटी रटाई बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि इन किताबों ने इसका प्रमाण नहीं दिया है। मैं जो बातें बता रहा हूं उसका प्रमाण यह है कि मैं आपसे कहता हूं कि मेरे इस फार्मूले पर, इस रोग पर यह दवा का प्रयोग करके देखें, और जब आप देखते हैं आपको लाभ होता है, तभी आपके दिन भर फोन कॉल्स मेरे पास आते हैं और तभी आप अपने रोगों की चर्चा मुझसे करते हैं, और मैं आपको जो दवा बताता हूं आप उसका प्रयोग करते हैं, आपको परिणाम मिलता है। तो स्वाभाविक है कि अगर मेरे बताए गए फार्मूले पर आपको परिणाम मिल रहा है तो मैं आपको अच्छी ही बात बता रहा हूं, मैं आपको दिशा भ्रमित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अपने ट्रैक से अलग नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये किताब लिखने वाले लोग जो इतनी मोटी मोटी किताबें लिख रहे हैं और दाम उसका 10,000 से 20,000 रुपया लगा करके अपने वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ वॉल्यूम के नाम पर उसको बेच रहे हैं, वो निश्चित रूप से अपना व्यापार कर रहे हैं। हमारे एक युवा साथी ही, जो कि मैंने कभी चंद्रभूषण
समस्तीपुर के एक सज्जन हैं, पता नहीं चिकित्सक हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कि नहीं हैं, मैं उनके बारे में विशेष नहीं जानता। न उन्होंने मेरी बुक को एडवांस बुकिंग में लिया है, ना ही उन्होंने मेरे किसी लेक्चर को सुना है। लेकिन जिस दिन मैंने विज्ञापन की बात की एक पोस्ट डाली, और वो विज्ञापन की पोस्ट मैंने क्यों डाली थी मैं आज इस लेक्चर में क्लियर कर दूं। मेरा उससे कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं था। आप में से बहुत से साथी ये फ़ोन कर रहे थे कि सर हम लोग अपने क्लिनिक के नाम से, प्रचार से, फोटो से, फ़ोन नंबर से, आपके पुस्तक के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। फीस आप चाहे जो लगा दें, जो उसका प्रिंट लोग देंगे, यह आपने कहा था। तो मैंने उस पर जब विचार किया और एक समानांतर प्रेस वाले से मैंने बात किया कि अगर कलर्ड विज्ञापन छापा जाए फर्स्ट पेज पर, थर्ड पेज पर, लास्ट पेज पर या बीच में, तो उसके ऑप्शनल रेट कितने हो सकते हैं, एक अनुमानित राय मैंने उस प्रेस से ली थी। वो मैंने अपनी राय आप तक पहुंचाई थी। मेरा कोई उद्देश्य ना आपके विज्ञापन को छापने का था, न उद्देश्य आपसे पैसा ऐंठने का था। लेकिन हमारे चंद्रभूषण जी ने उसी विज्ञापन रेट को लेकर के एक बहुत वृद्ध चिकित्सक के नाम पर मुझे गालियां देना शुरू किया, और सबसे ज़्यादा विद्वान उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जबकि मेरी जानकारी में यह है कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विद्वान मूल रूप से कला के विद्यार्थी रहे हैं, एक कार्यालय में क्लर्क का काम करते रहे, बाद में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से उनका जुड़ाव हुआ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे गूगल पे सर्च करके उन्होंने पुस्तकें लिखी, लेकिन बेसिक उनकी इंटरमीडिएट ही थी। तो अब ऐसी दशा में तमाम ऐसे हमारे साथी हैं जो विज्ञान इंटरमीडिएट तक या हाई स्कूल तक पढ़े हैं, और उन्होंने अपने नेम एंड फेम को चमकाने के लिए लोगों के किताबों का अध्ययन किया और उन किताबों की नकल करके अपने नाम के आगे MD लिख दिया, BMS लिख दिया। उन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता नहीं लिखी। शैक्षिक योग्यता का मतलब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपने MSc किया है, BSc किया है, PhD किया है, इंटर है, हाई स्कूल है, वो भी आपको अपने नाम के डिग्री के पहले लिखना चाहिए। जैसे हमारे बहुत से एलोपैथिक डॉक्टर लिखते हैं BSc MBBS, MSc MBBS, MSc MD। हमारे एक साथी फोन कॉल कर रहे थे, इस नाते हमारा क्रम आपसे टूट गया। मैं बार बार ये कहता हूं कि जब मैं फ़ोन ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं तो कृपया मुझे फ़ोन कॉल्स न करें। अभी आपके ऑनलाइन आने के पहले हमारे एक महाराजगंज के चिकित्सक जो होम्योपैथी के बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बधाई दी कि मैं तो, मेरा पूरा परिवार होम्योपैथी का चिकित्सक है, मेरे बच्चे भी होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने आपका लेक्चर सुना और मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत जगह है और मैं इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहता हूं और आपकी पुस्तक भी चाहता हूं। और उन्होंने अपने पुस्तक को बुक करने का प्रस्ताव भी मेरे पास भेजा। मुझे खुशी तब होती जब अन्य चिकित्सा पद्धतियों के वरिष्ठ साथी हमारे संपर्क में आते हैं और इस लेक्चर को सराहते हैं। लेकिन होता जो अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर सांप बन करके, हमारे आस्तीन के जो सांप हैं, तमाम तरह के लोग जो इलेक्ट्रो कमा खा रहे हैं लेकिन एलोपैथी की प्रैक्टिस करके वो अपने आप को झोल छाप की श्रेणी में बनाए हुए हैं, वही लोग मेरे लेक्चर की और मेरे किताब लिखने की आलोचना कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने दिमाग है। फिलहाल मैं स्पष्ट कर दूं इस वीडियो के माध्यम से कि मैं कोई विज्ञापन, मैं पैसा आपसे नहीं चाहता। मेरी पुस्तक अक्टूबर माह में, संभवतः अक्टूबर के लास्ट में प्रेस में जाएगी। नवंबर और दिसंबर 2 महीने प्रेस में रहेगी और 11 जनवरी तक मेरा प्रयास है कि ये पुस्तक आपके हाथ में हो। अब पुस्तक का दाम अभी जो हमने प्रेस से अंदाजा लिया है वो लगभग 17 या 1800 रुपये के आसपास जाएगी। जिस तरह की पुस्तक मैं छापना चाह रहा हूँ, जिस तरह की पुस्तक मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक ही हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, एक ही पुस्तक में आपको सब कुछ मैंने डालने का प्रयास किया है, तो स्वाभाविक है कि कम से कम 1500 से और 2000 के बीच में इस पुस्तक का दाम जाएगा। जिन साथियों के एडवांस मेरे पास जमा है वो एडवांस बुकिंग ग्रुप में है, आप उनकी सकते हैं और आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 500 रुपये के हिसाब से जो आपके एडवांस बुकिंग है, मेरे पास कितना पैसा होगा। और आपको आजकल के आप साथी हैं, आपको इस जमाने में आपको प्रेस, प्रिंटिंग, मीडिया सब की जानकारी है। आपको ये भी जानकारी होगी कि एक पुस्तक के छपवाने में न्यूनतम खर्चा कितना आएगा। इसलिए आप मेरी आर्थिक स्थिति को भी समझ सकते हैं। मैंने उसमें से एक नया पैसा अपने घर में या अपने बच्चों के लिए नहीं लगाया। आपकी जो भी धनराशि थी वो मेरे अकाउंट में सुरक्षित पड़ी हुई है। 100 के नाम हमारे एडवांस ग्रुप में है। मैं ये जरूर कहूँगा कि आप सब लोग एडवांस ग्रुप को खोल के एक बार देख लें और उनमें अगर आपका नाम नहीं है या जो लोग हमारे अन्य ग्रुपों में हैं, अगर उनमें से कोई साथी छूट रहा है तो कृपया अपने रसीद के साथ हमको तत्काल इन्फॉर्म कर दें। हम आपको अपने एडवांस ग्रुप में जोड़ के आपका नाम लिख लें। दिन में मैंने सबके नाम पढ़े थे, लेकिन अब दोबारा नाम पढ़ने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा।
मैं अपने मूल विषय पर आता हूं कि जब आप D1, D2 और D3 बना लेते हैं तो फिर D3 के आगे क्या करना है, ये हमारे नए साथी सुन लें। D3 जब आपको मिल जाता है, D1 बहुत कंसंट्रेट होता है, D2 उससे कम कंसंट्रेट होता है और D3 इस लेवल पर कंसंट्रेट होता है कि D3 से हमारे बॉडी के कोशिकाओं का जो साइटोप्लाज्म है उसका सापेक्ष दोनों समान हो जाता है। तो सेम कंसंट्रेशन पर फिर हम ऑस्मोसिस की क्रिया समाप्त हो जाती, जहां पर हम दवाओं का आदान प्रदान करने में एंजाइम्स की प्रोसेस को, जहां पे कीबोर्ड की प्रक्रिया हमने आपको समझाई थी, एंजाइम्स की क्रिया आई थी, उस समय मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे बॉडी में काम करते हैं, कैसे एज ए कैटालिस्ट हमारे हर सिस्टम को ये प्रमोट करते हैं या रिएक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटीज हमारे क्रियाओं में भाग लेती हैं, लेकिन शेष औषधियां हमारे बॉडी में एज ए कैटालिस्ट काम करती हैं। तो जब हम पौधों के एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट के रूप में प्राप्त कर लेते हैं D3 के रूप में, D3 के 5 ml को हम निकाल लेते हैं और 450 ml हम डिस्टिल वाटर ले लेते हैं, यानी D3 का 5 ml और 450 ml डिस्टिल वाटर। जो लोग ग्लोब्यूल्स में बनाना चाहते हैं उनको 450 ml का आपको लेना पड़ेगा और 9 ml RS और 450 ml ग्लोब्यूल्स। यानी अब फिर से समझ लें, हमारे नए साथी जान लें, पुराने भी अगर भूले हैं तो फिर से समझ लें। अगर आप ग्लोब्यूल्स में बनाते हैं तो D3 का 5 ml मेडिसिन, ठीक, और 9 ड्राम यानी 45 ml आपको लेना है RS और 450 ml आपको लेना है गोली, 20 नंबर की या 40 नंबर की, जो भी गोली आपके आस उपलब्ध हो। में दवा और RS मिला करके गोली को मिक्सअप करने के बाद एक अखबार पर गोली को फैला देंगे और पंखे को चला देंगे, जिससे RS जो आपने 45 ml डाला था वो RS उड़ के खत्म हो जाए और मेडिसिन आपकी जाकर के आपके ग्लोब्यूल्स में पहुंच जाएगी। फिर आप उस ग्लोब्यूल्स को सुखा करके एक अच्छी बोतल में भर लीजिए। फिर उस बोतल से आप निकाल करके 20-20, 25-25 गोलियां आप 30 ml के 5 डिस्टिल वाटर में घोल करके रोगी को दे सकते हैं। इस तरीके आपको 38 बोतल बनानी पड़ेगी हर दवाओं की, इलेक्ट्रिसिटी की छोड़ के। इलेक्ट्रिसिटी को आप ग्लोब्यूल्स में नहीं बना सकते, बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने अपने समय में ग्लोब्यूल्स को भी, इलेक्ट्रिसिटी को ग्लोब्यूल्स में बनाया था, लेकिन प्रोसेस ये 40 साल पुराना है। आज के प्रोसेस में जब हम ग्लोब्यूल्स देते हैं तो हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक कहते हैं तो गोली हम भी देते हैं, गोली ये भी देते हैं। इस नाते हमें अपनी पैथी की अलग पहचान बनाने के लिए हमको डिस्टिल वाटर में ही रोगी को देना है। जैसे एलोपैथी का डॉक्टर इंजेक्शन वाला जाना जाता है, जब तक इंजेक्शन लगे तब तक एलोपैथिक चिकित्सा नहीं हुई। होम्योपैथी वाला गोली से जाना जाता है, आयुर्वेद वाला चूरन चटनी से जाना जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डॉक्टर अगर पानी से जाना जाए या पानी वाला डॉक्टर जाना जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हमारे पैथी का बेस डिस्टिल वाटर है। और डिस्टिल वाटर में हम क्यों देते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हर एटम में पाए जाते हैं, हर परमाणु में पाए जाते हैं। जब हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उसके, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, हमारे पानी में आयनाइजेशन भी होता है और पानी में जो एच आयन होते हैं वो एच आयन और ओ एच आयन में टूटते हैं। तो जब एंजाइम्स आकर के इनको मोटिवेट करते हैं तो जो हमारे ब्लड में जो रिएक्शन होता है, जो ब्लड की कोशिकाओं में रिएक्शन होता है, वो आयनाइजेशन के कारण होता है। तो अगर हम RS में दवा देंगे तो RS में आयनाइजेशन की जो मात्रा है वो बहुत कम है, उसका परसेंटेज 1/3 है। और डिस्टिल वाटर में आयनाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो RS की 3 गुना ज़्यादा है। और RS में हमारा प्योर आयनाइजेशन होता है एच आयन और OH आयन का। इस नाते हम ध्यान रखें कि हम डिस्टिल वाटर का प्रयोग अधिक से अधिक करें और डिस्टिल वाटर में ही रोगियों को दवा दें। तो जब हम 450 ml में बनाते हैं तो 5 ml हम दवा लें और 450 ml डिस्टिल वाटर लें तो 190 का रेशियो आता है। 190 का रेशियो एक कांस्टेंट रेशियो है, जिसमें हम 10 का भाग सभी औषधियों में दे देते हैं, सभी औषधियों के स्ट्रेंथ पर। तो फिर वो हमारा रेशियो 1:9 का होता है। यानी अब मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि जो 1:9 का रेशियो है, ये 1:9 का एक कांस्टेंट रेशियो है जो मैटी ने बनाया था। और जब हम 5 ml और 450 ml लेते हैं तो हमारा रेशियो आता है 190 का। तो हमारे साथी कहते हैं इसमें 190 का रेशियो जा रहा है। तो हम कांस्टेंट हर 190 का रेशियो जब सबका बना लेते हैं और सारी मेडिसिन को हम जब मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको यशवन बनाना है और यशवन में हमारी 9 पौधों का मिश्रण है,
तो जब 190 हम सबको लेते हैं तो 10 का भाग देकर के हम एक इजेक्ट रेशियो निकाल लेते हैं, तो 10 का एक कांस्टेंट रेशियो हम उसमें सब में भाग देके 19 के रेशियो पर फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इस फार्मूले को समझने के लिए आपको हमारी बुक की फार्मेसी पढ़नी पड़ेगी, आप उसकी प्रतीक्षा करें। अब बात यह है कि ये D3 ही रह गया, D4 नहीं बना, क्योंकि हमने इसको 19 के रेशियो में नहीं तोड़ा है, 190 के रेशियो में तोड़ा है। तो 190 के रेशियो में जो हमने तोड़ा है, यानी 1/9 के बजाय हमने इसको 1/90 में तोड़ा है। तो 1/90 में तोड़ने पर हमारी ड्रग स्ट्रेंथ जाकर के फिर 19 पर ही इक्वलाइज हो गई, और इस कारण से वो D3 ही रह गया, D4 नहीं रहा। D4 तब होता जब हम D1 को सीधे 19 के रेशियो में तोड़ के D4 कर देते, लेकिन हमने इसको 190 में तोड़ा है तो हम उसको D4 नहीं कह सकते हैं, हम D3 को ही कह सकते हैं उसको। और फिर हम मेडिसिन उससे निकाल करके रोगियों को 30 बूंद, 40 बूंद, 50 बूंद हम देते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हम आपका और दूर कर दें। हमारे बहुत से साथी कहते हैं कि जब आप लिखते हैं S1, C1, L1 और लिखते हैं आगे 30 बूंद, तो क्या सभी दवाओं के का अनुपात बराबर रहे? जी हाँ, हम जितनी औषधियाँ लिखते हैं हर औषधियों का रोगी के शरीर में एक निश्चित अनुपात में जाना चाहिए। और जो औषधियाँ आप बनाते हैं S1 में अगर 9 पौधे हैं तो 9 पौधों के बराबर पार्ट होने चाहिए, तभी हमारा 10 का कांस्टेंट रेट मैंने इसीलिए लगा रखा है। अगर हमने एक का 20 पार्ट लिया, एक का 40 पार्ट लिया, एक का 5 पार्ट लिया, तो हमारा कांस्टेंट रेशियो कैसे आएगा? कैसे हम उसको इक्वलाइज करेंगे? और क्या हर पौधे का एंजाइम्स की प्रक्रिया अलग अलग होगी काम करने की? ना, हर पौधे के एंजाइम्स की प्रक्रिया हमारे बॉडी के कोशिकाओं के एंजाइम्स की प्रक्रिया के समान है। इस नाते अगर ये किताबें लिखती हैं वो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी का फार्मूला है, जिस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक मेडिसिन में जितने पौधे होते हैं हर पौधे की समान मात्रा होनी चाहिए उनके दवाओं की। और जब आप कंपाउंड मेडिसिन बनाते हैं, कोई अपने अनुभव का या रोगी को जो आप दवा देते हैं उसमें जितनी औषधियाँ मिलाते हैं उसमें भी आप समान मात्रा में रखेंगे। अगर एक फार्मूले में आपने 30 लिखा है और जब आप दूसरे 20, तो दूसरे फार्मूले के हर दवाओं को 20-20 आप देंगे। अगर पहले फार्मूले में मैंने आपको 30 ड्रॉप्स लिखा है तो हर दवाओं का 30-30 ड्रॉप देंगे। ये 30 ml के बेस पर मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, यानी 30 ml डिस्टिल वाटर में आप हमारे बताए गए बूंदों को डाल दीजिए, फिर रोगी को आपको देना है। रोगी से कहना है इसको घर ले जाइए और सादे पानी में या गुनगुने पानी में जो आप समझते हैं वो बॉडी रोगी के शारीरिक दशा को देखते हुए डोज आप तय करेंगे। आप हमसे पूछते हैं हम कितनी डोज दें, हम जो आपको डोज बताते हैं वो एक 30 साल के औसत उम्र वाले व्यक्ति का जिसका शारीरिक वजन 55 से 60 किलोग्राम हो, रेशियो बताते हैं। रोगी अगर आपके सामने बच्चा है, अगर मैंने आपको फार्मूले में 30 बूंद बताया है और आपके सामने रोगी बच्चा 5 साल का है, तो आप उस फार्मूले को घटा करके 5 बूंद कर दीजिए, 6 बूंद कर दीजिए। अगर रोगी आपके सामने 80 साल का और उसका जो बॉडी वेट है वो 1 कुंटल के आसपास है, तो आप उसके डोज को बढ़ा दीजिए। अगर रोगी आपके पास एक्यूट आया है, नया रोग है, तो डोज आप कम कर दो। पुराना रोग लेके आया है तो डोज आप बढ़ा दो। ये आपको प्रैक्टिस करने से ही लगातार आप इसमें मज पाएंगे। तो ये दवा देने के तरीके पर और फार्मेसी पर मैंने आज आपसे चर्चा किया, और मेरे इस पूरे लेक्चर का सबसे मेन पॉइंट कंक्लूजन रहा कि डाइल्यूशन, टेम्परामेंट, पॉजिटिव और निगेटिव, इन फार्मूलों को आप अलग कर दें। आप एक सिंपल सरल माध्यम से, सरल तरीके से चिकित्सा कार्य करने में L2, L3 और CNS फार्मूले का प्रयोग करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। डोज का घटना बढ़ना ये आपके दैनिक प्रक्रिया का एक अंग है, आप इसको करते रहेंगे तो आपकी समझ में आता रहेगा। फिर कभी हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। कल फिलहाल आपसे नए विषय पर हम रात में 9 बजे आपसे मुलाकात करेंगे, 9 और 10 बजे के बीच में। फिर आप तैयार रहिएगा। आप सभी साथी, बहुत से साथी हमारे लाइन पर हैं, ऑनलाइन सब चल रहे हैं। मैं सबका नाम, मिस्टर तेजपाल गैंगवार जी हैं, प्रशांत कुमार माहू जी हैं, डॉक्टर ईश्वर त्यागी दंगी जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, कौशिक बेरा जी हैं, हमारे कई नए साथी हैं, धर्मराज यादव जी आ गए हैं, डॉक्टर SK यादव जी हैं, प्रदीप मास्कर जी हैं, डॉक्टर ब्रिजकिशोर शर्मा जी हैं, क्लासेस बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी हमारे लाइन पर हैं, सुनील चौरसिया जी हैं, अरुण श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर DP अहिवार जी हैं,
डॉक्टर गुरदर्शन लाल जी हैं, राशिद अंसारी जी हैं, धर्मेंद्र गैंगवार जी हैं, डॉक्टर एस के यादव, आप सब लगातार लाइन पर बने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत मिश्रा जी भी लाइन पर हैं, डॉक्टर शशिकांत मथपति जी हैं, धर्मराज यादव जी हैं। आप सब साथी जो दिन में हमारी आवाज़ नहीं सुन पाए थे, आप सब इस समय हमारे एक कॉल्स पर लाइन पर हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे समय दिया, आप सबके उत्साह से मैं लगातार, ये आज हमारा क्लास नंबर 91 है और मैं 9 क्लास अपने शतक से दूर हूँ। मैं बहुत जल्द प्रयास करूँगा, चूँकि मेरी व्यस्तता इस समय अपने सर्विस को लेकर के ज़्यादा है। स्वाभाविक है कि इस समय चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और विभाग की ओर से मेरे ऊपर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल करके आपकी पुस्तक भी लिख रहा हूं, आपके लिए दवाइयां भी बता रहा हूं, आपके लिए लेक्चर भी दे रहा हूं और अपनी सेवाएं भी रोगियों को दे रहा हूं। तो मेरी व्यस्तता को समझते हुए यदि आप में से किसी साथी का फ़ोन मैं उठाना नहीं चाहता या नहीं उठा, चूँकि मेरे 2 कंडीशन पर फ़ोन नहीं होता, या तो मैं बाथरूम में हूँ या पूजा में हूँ। इसके बावजूद मेरा प्रयास रहता है कि मैं 24 आवर, आपका एक कॉल बजता है, एक घंटी बजती, तो मैं आपके फ़ोन को उठा लेता हूँ। और शायद यही आदत मेरी आप सब ने स्वीकार भी किया है। तो बाय द वे अगर मैं किसी व्यस्तता में हूँ या बस में हूँ या रास्ते में हूँ, आपकी आवाज़ नहीं सुन पाया तो नहीं उठाता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके फ़ोन कॉल्स को अटेंड करूँ। यदि आपको मेरे किन्हीं बातों से कष्ट हुआ हो, या वो साथी जो मेरे विज्ञापन के प्रति मुझे लालची, फ्रॉड या नकलची तमाम तरह की संज्ञाएं दे रहे थे और कह रहे थे कि आप जैसे लोग ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बदनाम कर रहे हैं, रुपया कमाने की साजिश कर रहे हैं, तो समस्तीपुर के हमारे कई साथी हैं, अच्छे मित्र हैं, जरा उनसे संपर्क करके जरा उनको समझाने का प्रयास करें और या ये जानने का प्रयास करें कि आखिर उनकी मंशा क्या है, उनके पीछे प्रेरणा कौन दे रहा है उनको इस तरह की बातें लिखने के लिए। हालांकि मैंने उनको आज ब्लॉक कर दिया है, मैं उनकी किसी बात को न पढ़ रहा हूँ न सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि एक बार उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ बनिए। नमस्कार।